A legacy of lifetime. जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत सकुशल, स्वस्थ और संपन्न होंगे। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो जो कोरोना बीमारी है, कोरोना का महामारी है, इसका जो आर्थिक असर है संपूर्ण विश्व पे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उस पे हम चर्चा करेंगे। ये केस स्टडी की तरह हमारी चर्चा होगी आज। देखिए, आज संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 186 मुल्कों पे कोरोना का कहर पहुंच चुका है। अगर हम विश्व युद्ध से भी इसका मूल्यांकन करें तो विश्व युद्ध जो पहला और द्वितीय हुआ था, अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, तो पहले में 37 देशों ने और दूसरे विश्व युद्ध में 61 देशों ने सीधे सीधे हिस्सेदारी की थी। जब 37 देश और 61 देश विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, पहले और दूसरे में, तो करोड़ों लोगों की जान गई, अरबों खरबों का नुकसान हुआ और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के दौर से ग्रस्त हो गई, बहुत बड़ी मंदी के दौर से ग्रस्त हो गई। तो सोचिए, जब मात्र 37 और 61 देशों की एक भूल का नतीजा इतना बड़ा हुआ, तो आज 186 देश, 186 राष्ट्र इस महामारी से जूझ रहे हैं। आज हमारे देश में भी उत्पादन बंद है, व्यापार बंद है, कार्यालय बंद हैं, ट्रेनें रुकी हुई हैं, हवाई जहाज रुके हुए हैं, पोर्ट्स और हार्बर्स जो आपके हैं वो सन्नाटे में हैं। ना कुछ आ रहा है, ना कुछ जा रहा है, ना कुछ बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक आर्थिक मूल्य है जो पूरा विश्व भी चुकाएगा और भारत भी चुकाएगा। हमारे जो प्रतापी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने एक टारगेट रखा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर के वो चल रहे थे। उस टारगेट को लेकर के वो चल रहे थे कि हम कैसे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे भारत को। बहुत सुंदर जो है उनका लक्ष्य था। तो क्या आज जो है आप समझते हैं कि भारत के अंदर ये क्षमता, ये साहस है कि वो अपनी इस आर्थिक महामारी, आर्थिक महामारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये महामारी कोरोना की अभी तक इसका वैक्सीन नहीं खोजा जा पाया है और लाखों लोगों के जीवन को ये लील चुका है। बहुत सारे लोग इससे समस्याग्रस्त हैं। कहते हैं अगर आपके देश के अंदर खुद कोई समस्या हो तो बाहर से आप सहयोग कर सकते हैं, पर इस समय तो पूरा विश्व के सारे राष्ट्र इससे ग्रस्त चल रहे हैं, तो आपको जो भी करना है वो अपने ही दम पे करना होगा। तो क्या आपको लगता है कि हम इस महामारी से निकल पाएंगे और $5 ट्रिलियन तक पहुंच पाएंगे? क्या क्षमता है हमारे देश में? जरा सोच के देखिए, पूछ के देखिए अपने हृदय से। बिल्कुल है। मेरा जवाब है कि बिल्कुल है, क्षमता है, संभावनाएं हैं, बशर्ते कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे, जिसका सामर्थ्य और इच्छा शक्ति तो है इस सरकार के पास। 370, 35A, नोटबंदी, बहुत सारे जो फैसले हैं सरकार के, उसमें सरकार ये साबित कर चुकी है कि इच्छा शक्ति तो नो डाउट है। तो अब क्या करा जाए? पैसे आएंगे कहाँ से? हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो एक क्रमबद्ध अन्वेषण शोध मैंने किया, तो आज वो मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। तो सबसे पहला हम CSR फंड, CSR फंड जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं इसका व्याख्यान कर दूं। ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के नाम से जाना जाता है। जितनी भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं, यानी इसमें कंपनी आती हैं, देशी विदेशी कंपनियां जो भारत में
व्यापार कर रही हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कर रही हैं, चाहे वो बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं, अगर वो भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया में व्यापार कर रही हैं तो वो सीएसआर फंड एक अपना जो है जरूर एक अंशदान करती हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे इनकम टैक्स भरते वक्त आप एजुकेशन सेस भरते हैं, जिससे कि लोगों की, बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को सहायता दी जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से ये सीएसआर फंड है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है वो 12 अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें भुखमरी से लड़ना पहला है। तो आज जो हमारी 135 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, ये परिवार हमारा ही आपका है। तो इसकी जो भूख प्यास, जो पहली आवश्यकता होती है, उसके लिए हम सीएसआर फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएसआर फंड एक साल के अंदर कई हजार करोड़ का कलेक्शन आता है। कंपनियों को इसका लाभ भी मिलता है, तो कंपनियां भी इसमें सहयोग करेंगी टैक्स बेनिफिट्स के रूप में। ठीक है, और सरकार ने किया भी है कि सीएसआर फंड का एक हिस्सा जो है वो आप इस्तेमाल करें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए। दूसरा, हम बात करेंगे भारत में रिलीजियस ट्रस्ट और एनजीओज की। जो धार्मिक परिवेश पे रिलीजियस ट्रस्ट और एनजीओ बनाए जाते हैं, जो वक्फ बोर्ड्स हैं, जो लॉ बोर्ड्स हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, इनकी संपत्तियों को भारत के संविधान के सेक्शन 28-27 के तहत आप एक ऑर्डिनेंस ला करके इनकी संपत्ति को भी सीज कर सकते हैं और देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत बड़ा मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक प्रयोजनों में लोग दान करते रहे हैं और एक लंबे वक्त से, लंबे वक्त का मैं जिक्र करूं तो यहाँ सैकड़ों वर्षों से लोग दान करते आ रहे हैं। कई मंदिर ऐसे हैं, गुरुद्वारे ऐसे हैं, गिरजाघर ऐसे हैं, मदरसे ऐसे हैं, वक्फ बोर्ड ऐसे हैं जिनके पास हजारों करोड़ के फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। तो उससे भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये आर्थिक संबल मिल सकता है। दूसरा, दान पुण्य आदमी अपने भले के लिए ही करता है, या ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, जिससे भी कहें, तो उसके नाम पे लोगों का भला इसलिए करता है कि मेरा भला हो सके। तो राष्ट्र का इससे बड़ा भला नहीं हो पाएगा। मेरी बातें हो सकता है किसी को खराब लगे, लेकिन मैं इस समय राष्ट्र को ध्यान में रख के चल रहा हूँ। देखिए, अगर राष्ट्र सक्षम हो गया तो आप और हम भी सक्षम होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये दान पुण्य फिर से खजाने भर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आर्थिक रूप से पिछड़े जो परिवार हैं उनकी जो मंथली एक्सपेंसेस, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपका राशन हो गया, खाना पीना हो गया। तो ऐसे बहुत से हमारे परिवार हैं जो रोज काम करते थे और रोज उनका खर्चा चलता था। आज वो चूंकि लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो उनका खर्चा कैसे चलेगा, तो इससे उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा, उन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार यानी लोअर मिडिल क्लास जो उधार की जिंदगी जीता है, उसके पास कई बैंकों की किस्तें होती हैं, बच्चों की फीस का बोझ होता है, घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता के दवा दारू का खर्चा होता है, तो उनके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, उनको आप एक सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। और बाकी जो धनराशि है उससे आप वेंटिलेटर, औषधियाँ, चिकित्सालयों का निर्माण, उनको और सशक्त और मजबूत करना और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए खर्च किया जाए। अब बात आती है कि आर्थिक मंदी से हम और कैसे निपट सकते हैं। भाई, कोरोना काल आज नहीं तो कल निपट ही जाएगा। तो अब बात आती है अगले चैलेंज की। ये तो हुई बीमारी के वक्त की बात। तो अब क्या हम $5 ट्रिलियन तक टारगेट रख सकते हैं? बिल्कुल संभावना है। अगर हम भारत को उन देशों की तरह, जिनका मैं अब नाम लूंगा, जैसे कि हमारा स्विट्जरलैंड हुआ, फिर उसके बाद हमारा दुबई हुआ,
इनके देखते हुए फ्री इकोनॉमिक जोन के तहत डेवलप करें। इसमें हम छोटे छोटे सारे टैक्सेस को हटा करके उनकी जगह मात्र एक ट्रांजैक्शन टैक्स रखें। अब इससे होगा क्या? इससे लाभ ये होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वो भारत में अलग अलग प्रकार के टैक्सेस के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए भारत में निवेश करना और तीव्र कर देंगी। आज भी कर रही हैं, पर तब और तीव्र कर देंगी। और उसके बाद जब देश में ही प्रोडक्शन आएगा, चीजें आएंगी, कंपनियां आएंगी, तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रोजगार के साथ साथ ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, और जो भी हमारा खर्च है, जो भी हमारा व्यापार है, जो भी हमारा रेवेन्यू है, वो आज की देखते हुए 50 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, हम जितने भी युवा हैं, क्योंकि भारत इस समय सबसे बड़ी युवा शक्ति के रूप में विश्व में उभर रहा है, तो जितने भी युवा हैं उनको हम आज के परिवेश में अगर देखें तो वो रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाते हैं, अलग अलग माध्यमों से पता करते हैं कि सरकारी गैर सरकारी नौकरियां कहाँ कैसे निकल रही हैं, और उसके अलग अलग फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन देते हैं। उसमें उनका भी एक मानसिक और आर्थिक प्रेशर में वो आते हैं। उसमें दसियों जगह के फॉर्म आते हैं, वो भरते हैं, कम्पीट करते हैं, निकलते हैं। तो उस सारी व्यवस्था को कम से कम जो हमारी स्पेशलाइजेशन वाली जॉब्स हैं उसको छोड़ करके जो हमारी क्लरिकल जॉब्स हैं, स्टाफ की जॉब है, वर्किंग जॉब्स हैं, जो ऑफिशियल जॉब्स हैं, उसके लिए हम एक ही परीक्षा कर सकते हैं। अब एक परीक्षा हमने गठित की तो सरकार का फायदा ये कि समूह का ये वो सारी अलग अलग परीक्षाओं को कराने का समय प्लस आर्थिक बोझ सरकार पे कम हुआ। और चूंकि ये देशव्यापी परीक्षा है, इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने सम्मिलित हुए, परीक्षा दी, और जितने भी परसेंटेज है, तो जो हमारे यहाँ क्रम हम बना ले कि इतने से इतने परसेंट तक के लोगों को फला विभाग में, इतने से इतने जो लोग हैं प्रतिशत के, उनको इस विभाग में, उनको हम लेते जाएंगे। तो इससे हमारा बहुत बड़ी ऊर्जा, आर्थिक ऊर्जा प्लस समय की ऊर्जा का लाभ होगा, और लोगों को भी सुकून से रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। इसी के साथ चूंकि अब हमारे पास सारे श्रमिकों का, सारे कार्मिकों का डेटा आ चुका है, जो नेशनल डेटा है, तो जो हमारी ये मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आएंगी, उनको भी हम सिंगल पोर्टल से अच्छी, एफिशिएंट, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों ही मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत की केंद्र और राज्य सरकारें जो नए स्टार्टअप्स हैं, विशेष करके जो प्रोडक्शन बेस्ड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ट्रेडिंग स्टार्टअप्स जो हैं, सर्विस सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको आप सहायता ना करें, या कोई और है तो उनको ना करें, लेकिन जो प्रोडक्शन बेस्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत जो है वो विश्व की सॉफ्ट पावर तो बन चुका है, ज्ञान तो है हमारे पास, चाहे वो डिजिटल हो चाहे अन्य क्षेत्रों में, पर हम हार्ड पावर यानी हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हम अभी काफी देशों से पीछे हैं। पर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। दूसरा, अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो चीन की जो वैश्विक इमेज है वो घटी है। भारत की वैश्विक इमेज हमेशा से सुदृढ़ रही है। हर प्रकार के संस्थानों को, हर प्रकार के पटल पे भारत एक गुड पे मास्टर के रूप में उभरा है। भारत ने हमेशा लोगों के साथ, देशों के साथ, राष्ट्रों के साथ नैतिक आधार पे व्यापार को बढ़ोतरी दी है। तो आज हमारे पास ये समय है कि जो भी लोग चीन जैसे राष्ट्र से असंतुष्ट हैं, तो इस असंतुष्ट वातावरण में हम अपना लाभ उठा सकें, और उन सारी कंपनीज को, उन सारे देशों को हम अपने यहाँ आमंत्रित करें। अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो $5 ट्रिलियन का वार्षिक ट्रेड
वॉल्यूम जनरेट करना बहुत छोटी बात है, हम काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। तो आज के इस केस स्टडी पे, इस चर्चा पे आप सबके सम्मिलित होने का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः आप लोगों के साथ बैठक होगी, चर्चा होगी, एक नए विषय पे, नए विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी तरह देश, दुनिया, धर्म और अलग अलग रुचिकर विषयों को लेकर के मैं आता रहूंगा आप सबके बीच में। आप सबके स्नेह और आशीर्वाद के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं मयंक श्रीवास्तव आप सबकी स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपन्नता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माँ भारती। वंदे मातरम।